नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। एक बार फिर से हम आपके बीच हाजिर हैं। दोस्तों आज हम आपके बीच में लेके आए हैं 12th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर गवर्नमेंट बजट। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर भैया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट टर्म के हिसाब से। वैसे तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है बट ये अकेला चैप्टर 6 मार्क्स का है भैया, अकेला एक चैप्टर। तो 6 नंबर, यानी हमने मनी बैंकिंग पढ़ा तो वो मिला के 6 नंबर था। अभी हम फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी पढ़ेंगे, वो दोनों मिलाकर के 6 नंबर। बट बजट अकेला 6 नंबर का चैप्टर है। तो भाई मार्क्स वेटेज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी सारे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे भाई आपके। तो इसलिए आप इस वीडियो को भैया स्किप मत करना, वरना बजट चैप्टर नहीं आने वाला भैया। एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे। तो भाई शुरू करते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट बजट से ही, उसकी डेफिनेशन से। बट गवर्नमेंट बजट तो पूरे नेशन का बजट है, बड़े लेवल पे पढ़ रहे हैं। बट सबसे छोटा लेवल क्या होता है इसका, उस चीज को समझिए कि एक इंडिविजुअल का बजट क्या होता है। तो भैया इंडिविजुअल लेवल में हम पढ़ के आए हैं 11th क्लास में। अगर आपको याद हो 11th क्लास का चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वहां पे आपने बजट सेट और बजट लाइन पढ़ा था। तो भाई उसी चीज को याद करिए, थोड़ा सा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें। जो आप शक्तियां भूल चुके हो, हनुमान जी वाली शक्तियां याद दिलानी पड़ेगी तुम्हें। वहां पे बजट सेट और बजट लाइन के बारे में आपको बताया गया था कि एक इंडिविजुअल पर्सन कैसे अपनी लाइफ में बजट बनाता है। तो भाई बहुत ही बेसिक लेवल से बता रहा हूं। इंडिविजुअल लेवल पे मान लो आप में से ही कोई एक बच्चा, उसका आ रहा है भैया बर्थडे, पार्टी देने वाला। भाई ने सोचा इस बार तो भैया जहर पार्टी दूंगा, सबको खुश कर दूंगा, जितने लोग नाराज हैं सब खुश हो जाएंगे इस बार की पार्टी में। तो भाई सबसे पहले भाई को क्या देखना पड़ेगा, अपना बजट देखना पड़ेगा कि पैसा कहां कहां से आने वाला है। यानी अपनी ऑल इनकम के सोर्सेस को देखना पड़ेगा कि भैया मैं पापा से इतने लूंगा, मम्मी से इतने लूंगा, भाई से इतने लूंगा, दादा दादी से इतने लूंगा, चाचा चाची से इतने लूंगा। ये उसके ऑल सोर्सेज हैं इनकम के कि यहाँ से उसके पास पैसा आ सकता है। क्योंकि भाई इस बार की पार्टी क्या होने वाली है, कुछ अलग होने वाली है। तो ये इसके इनकम के सोर्सेज हैं। सबसे पहले उसने देखा यहाँ से पैसा आएगा। अब वो सोचेगा जितना पैसा उसके पास एस्टिमेटेड इनकम बनी है, जितना भी उसने एस्टिमेशन लगाया कि इतनी मेरी इनकम आने वाली है, अब मैं इस पैसे को कहाँ कहाँ पे खर्च करूंगा। तो उसके एक्सपेंडिचर को भी उसको देखना पड़ेगा। ये तो ऐसा तो नहीं करेगा ना भाई कि भाई अपनी बेइज्जती करवाएगा कि पैसा कम पड़ गया, लोगों ने उसकी बेइज्जती करी। ये चीज नहीं बर्दाश्त कर सकता भाई बंदा। तो इसलिए वो उस अपने पहले खर्चे देख लेगा कि यार ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां पे ये बंदे खुश भी हो जाएं और मेरा पैसा भी पूरा हो जाए। ठीक है भाई। तो अपने इनकम के सोर्सेज के बाद उसने देखा कि कहां कहां पे कितना कितना पैसा खर्च करूंगा, एक्सपेंडिचर। समझ आ रही बात। तो इनकम और एक्सपेंडिचर आपकी दोनों चीज यहां पे हुई। दोनों को उसने क्या किया, एस्टिमेशन लगाया कि मैं कितना कितना खर्च करूंगा। तो एक बजट बनाया, अपना बजट बनाया। जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन अपना बजट बनाता है, वैसे एक फैमिली बनाती है और ऐसी कई सारी फैमिली से मिलकर के बना है हमारा नेशन। तो भैया एक नेशन का बजट बन जाता है गवर्नमेंट बजट। तो एकदम छोटे लेवल से बड़े लेवल पे समझेंगे, काम दोनों एक ही करते हैं बट लेवल अलग अलग हो जाते हैं। एक इंडिविजुअल लेवल है, एक पूरे नेशन का लेवल है। तो देखो नेशनल लेवल की डेफिनेशन सुन लो, गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन सुन लो। क्या है गवर्नमेंट बजट? इज एन एनुअल स्टेटमेंट। इसने भी तो एक स्टेटमेंट जारी करी थी कि भैया मैं यहाँ से पैसा आ रहा है, यहाँ पे पैसा खर्च करूंगा। एक स्टेटमेंट दी उसने। एक एनुअल स्टेटमेंट होती है शोइंग इट आइटम वाइज एस्टिमेटेड ऑफ रिसिप्ट्स। कहां कहां से इस रिसिप्ट्स हो रही है, यानी कहां कहां से इनकम हो रही है और कहां कहां पे हमारा देखो एक्सपेंडिचर होगा। इसका क्या है, ये एक एनुअल स्टेटमेंट। अब देखो कोई इंसान इंडिविजुअल लेवल पे एक दिन का बजट बना रहा है अपना। एक दिन आपका एक टाइम पीरियड हो गया कि एक पूरे दिन का बजट मैंने ऐसे बनाया। एक फैमिली बनाती है अपना बजट, एक मंथ का बजट बनाती है, एक महीने का बजट बनाती है। बट गवर्नमेंट रोज रोज तो नया नया बजट नहीं बनाएगी ना भाई, इसलिए वो पूरे एक साल का बजट बनाती है, जिसे हम कहते हैं ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। कौन सा ईयर जी? फिस्कल ईयर। तो इसको भी समझेंगे फिस्कल ईयर क्या होता है। सबसे पहले देखो जी, फिस्कल ईयर इज टेकन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। सबको पता है जी, बेसिक सी चीज है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो तुम तो स्टूडेंट्स हो, तुम खुद अपने उससे सोचो कि भैया 1 अप्रैल से तुम नई क्लास में जाते हो और 31 मार्च को आपका रिजल्ट आता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च एक गवर्नमेंट का भी फिस्कल ईयर होता है और आप बच्चों का भी फिस्कल ईयर होता है। ठीक है जी। एक टाइम पीरियड में आपने जो भी अपनी
एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का एक एनुअल स्टेटमेंट जारी किया, इसे हम कहते हैं क्या, गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट, कि कहां कहां से पैसा आएगा और कहां कहां पे पैसा लगाएंगे। समझ आ रहा है भाई? आगे बढ़े। बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नोन एज यूनियन बजट। देखो जी, मैंने बजट हर लेवल पे बता दिया, इंडिविजुअल लेवल पे बता दिया, आपका फैमिली के लेवल पे बजट बनता है, ऐसी लोकल गवर्नमेंट जो होती है हमारी एमसीडी वो भी बजट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट जो भी होती है हमारी वो भी बजट बनाती है, और ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बजट बनाती है जिसे हम यूनियन बजट के नाम से जानते हैं। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम यूनियन बजट के नाम से भी जानते हैं। होप आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन सच अ डे। एक तारीख होती है भैया, आप देखते हो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है वो आती है, एक लाल थैला लेके आ जाती है, बैग लेके आती है, तो उस बैग को वहां पे बजट पार्लियामेंट में लेके जाती है। पार्लियामेंट में सबको, जितने भी सदन में मेंबर्स होते हैं, हाउस में मेंबर्स होते हैं, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हो चाहे जो रूलिंग पार्टी होती है, दोनों की सहमति से इट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। अप्रूवल मिलना चाहिए कि भैया हाँ, लोगों ने इसको, सभी ने सहमति दे दी। हालांकि जो रूलिंग पार्टी होती है उसके अप्रूवल से ही ये बजट पास हो जाता है, बाकी किसी की जरूरत नहीं होती हमें। ठीक है जी। तो लेकिन एक प्रथा चली आ रही है कि हाँ भाई, हमें पार्लियामेंट में इसको ला करके पास करवाना होता है। क्लियर? तो यहां से आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा कि कहाँ पे ये बजट पास होता है, या आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि भैया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है, तो भैया आपको कमेंट में उसका आंसर लिखना है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का क्या नाम है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। इट रिवील्स द फिस्कल पॉलिसी। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि गवर्नमेंट बजट कौन सी पॉलिसी है, तो ये सरकार की फिस्कल पॉलिसी है। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं जी मॉनेटरी पॉलिसी कौन संभालता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी संभालती है हमारी आरबीआई, बट फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल करती है कौन, एक देश की गवर्नमेंट, इसलिए हम इसे बजटरी पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, फिस्कल पॉलिसी बोलो या बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फॉर द ईयर। ठीक है जी, एक आने वाले साल के लिए जो भी उसका पॉलिसी है वो फिस्कल पॉलिसी है। सेम अगर आरबीआई का काम हो तो वो मॉनेटरी पॉलिसी करना होता है, तो डिफरेंस दोनों में समझ लेना, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, यानी सरकार बजट क्यों बनाती है, किस लिए बनाती है, इन सभी चीजों को हम यहाँ पे एक एक करके समझेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है आपका रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब संसाधनों का पुनः आवंटन। आप अपनी इकोनॉमी में देखो जी, सरकार जो है अपने जो रिसोर्स होते हैं उसको रीएलोकेट करती है। कैसे, एक एक करके समझेंगे भाई। सरकार का यहाँ पे दो मोटिव होते हैं। सबसे पहला मोटिव होता है सरकार का प्रॉफिट कमाना, प्लस उसके साथ साथ पब्लिक वेलफेयर। सरकार को समाज का कल्याण भी करना है और लाभ भी कमाना है, दोनों काम साथ करने हैं भैया। कैसे करेंगे, इसके लिए सरकार टैक्स कंसेशन की पॉलिसी को अपनाती है। टैक्स कंसेशन में क्या करती है सरकार, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं जी, एक होते हैं हार्मफुल प्रोडक्ट और एक होते हैं हमारे गुड प्रोडक्ट्स, हम बोल सकते हैं उनको भैया अच्छी चीजें। हार्मफुल प्रोडक्ट में आपके जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, लिकर्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। सरकार क्या करती है, अपने बजट के थ्रू इन सभी चीजों पे टैक्स को इंक्रीज कर देती है, टैक्स बढ़ा देती है। तो इससे सरकार का प्रॉफिट भी होता है, प्लस समाज में कल्याण भी होता है कि लोग अब शराब, बीड़ी, सिगरेट ये सारी चीजें नहीं कंज्यूम करेंगे। जबकि गुड थिंग्स आप बोलो, इलेक्ट्रिक कार्स हो गई, आपका खादी का कपड़ा हो गया, ये सारी चीजें आपके लिए इकोनॉमी में अच्छी होती हैं, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट भी आपका अच्छा हो जाता है, और खादी हमारे देश का कपड़ा है तो उसका भी प्रमोशन होता है। तो इन सब चीज़ों में सरकार आपको क्या प्रोवाइड करती है जी, सब्सिडी देती है, यानी आर्थिक सहायता देती है, छूट देती है। क्लियर? तो टैक्स कंसेशन के जरिए आप सरकार अपने पैसे को रीएलोकेट करती है, रिसोर्सेज को दूसरी जगह पे लगाती है, अपना प्रॉफिट भी बनाती है और उसके साथ साथ समाज का कल्याण भी करती है। क्लियर? सेकंड है जी इसमें डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, यानी आप सीधे चीजें प्रोड्यूस कर लो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कोई भी प्राइवेट कंपनी प्रोड्यूस नहीं करेगी। जैसे आप वाटर सैनिटेशन को लेकर देखो कि अगर वाटर अगर
प्राइवेट कंपनी के हाथों में दे दिया जाए तो भैया वो इतना महंगा कर देंगे, पानी जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है उसके प्राइसेस हमें इतने ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो इसलिए सरकार कुछ चीज़ें पब्लिक वेलफेयर के लिए डायरेक्टली प्रोड्यूस करती है, उसको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में नहीं देती। क्लियर? तो सरकार का उद्देश्य होता है भैया अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना दो मोटिव के साथ। एक तो भैया इनको प्रॉफिट कमाना होता है, प्लस उसके साथ इनको पब्लिक वेलफेयर भी करना होता है, यानी समाज का कल्याण भी इनको साथ में करना होता है। ठीक है जी, तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आपको बहुत अच्छे से समझ आया। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम और वेल्थ, यानी जो आय और संपत्ति है उसमें क्या कर देना भैया, समानता लाना, इनइक्वालिटीज को खत्म करना। आपको पता है हमारी इकोनॉमी में एक पर्सन यहां है तो दूसरा पर्सन यहां पे है, तो एक रिच और एक पुअर। अब रिच और पुअर के बीच का जो डिफरेंस है इसको कम करना है भाई। तो कैसे कम करेंगे? रिच वाले को नीचे लाना पड़ेगा और पुअर वाले को ऊपर उठाना पड़ेगा, तभी तो बराबरी पे आएंगे। तो कैसे होगा ये पॉसिबल? इसके लिए सरकार अपनी पॉलिसी अपनाती है भैया कि रिच पर्सन पे टैक्स इंपोज करती है और पुअर पर्सन को आप सब्सिडी प्रोवाइड करते हो। तो आप देखते हो भैया कि जितने भी अमीर लोग हैं सभी को टैक्स पे करना पड़ता है इनकम टैक्स के तौर पे, जबकि कई सारे गरीब लोगों को सरकार तरह तरह की छूट रियायत देती है जिससे उनकी दिनचर्या मतलब उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बढ़ सके। ठीक है, तो रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस कम करने के लिए क्या कर पॉलिसी है जी, टैक्स और सब्सिडी की पॉलिसी। क्लियर? आगे बढ़े, इनकम इनइक्वालिटीज कम कर दी गवर्नमेंट ने, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लानी है। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है जी? आपको मैंने बैंकिंग चैप्टर में पढ़ाया था, इकोनॉमी में दो अलग अलग सिचुएशन होती है, एक इकोनॉमी में बूम की सिचुएशन होती है और एक इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है। तो जिसने भी भैया बैंकिंग वाला टॉपिक नहीं देखा वो जाकर के पहले बैंकिंग भी पढ़ लेना थोड़ा सा। ठीक है जी, वो चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बूम क्या होता है जी? बूम की सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है। किससे? सप्लाई से। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होने से क्या होगा भैया, इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी सप्लाई उतनी नहीं हो रही, तो ऐसे में प्राइसेस राइज हो जाती है, कीमतें बढ़ जाती हैं। तो भैया इस कीमतें बढ़ने से एक गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी खराब हो जाती है। जैसे अभी आप सुनो गैस पेट्रोल सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो लोग सरकार को कोस रहे हैं, तो भैया एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो अब सरकार इसको कैसे कम करे? तो सरकार इसको कम करेगी, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी आपको मैंने बताई कि आरबीआई के थ्रू बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारी चीजें आपको मैंने बैंकिंग में बताई है। यहां पे एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का यूज नहीं करना, यहां पे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी लाएगी जिसे हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। अब देखो गवर्नमेंट कैसे डिमांड को कम करेगी, तो गवर्नमेंट डिमांड को कम करती है। देखो जी डिमांड कौन कौन करता है पहले तो ये समझ लो, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ये समझो जी। सी कंजप्शन, एक हाउस होल्ड है, मैं हूं, अगर मान लो एक चेयर का एग्जांपल लूं मैं आपके लिए कि एक चेयर है, अगर उस चेयर को मैं कंज्यूम करूं तो वो एक हाउस होल्ड का कंजप्शन हुआ। अगर वही चेयर मैं अपने इंस्टीट्यूट में रख दूं तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। वही सेम चेयर अगर गवर्नमेंट खरीदे तो ये गवर्नमेंट कंजप्शन हो गया, और वही चेयर अगर कोई बाहर का बंदा हमसे ले तो वो हमारा एक्सपोर्ट हो गया। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। अब देखो यहां पे हमें एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है उसको कम करना है। एग्रीगेट डिमांड को कम करना है तो क्या गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल पर्सन से बोल सकती है कि आप अपना कंजप्शन रिड्यूस कर दो? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्या गवर्नमेंट किसी इन्वेस्टर को बोल सकती है कि आप इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दो? नहीं कर सकती जी ऐसा काम। क्या किसी बाहर के बंदे को आप ऐसा बोल सकते हो कि फॉरेनर को कि आप हमारे देश से गुड्स एंड सर्विसेज मत खरीदो, हमारे देश में डिमांड ज्यादा हो रही है? तो भैया ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बट इस सिचुएशन में फिस्कल पॉलिसी में सबसे पहला तरीका आता है जी, गवर्नमेंट खुद का अगर एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर दे। गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर दिया तो इससे कुछ हद तक डिमांड में कमी आएगी कि नहीं आएगी? आप कंज्यूमर, इन्वेस्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को नहीं बोल सकते, बट खुद को तो बोल सकते हो। गवर्नमेंट खुद का तो अपना एक्सपेंडिचर खत्म कर सकती है, कम कर सकती है। तो बूम की सिचुएशन में सरकार पहली पॉलिसी अपनाती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करके। ठीक है, जबकि इन लोगों की भी तो आपको डिमांड को कम करना है। इन लोगों की डिमांड को कम करने के लिए आप क्या रास्ता अपनाते हो जी? टैक्स का सहारा लेते हो। अब आप क्या करोगे? गुड्स एंड सर्विसेज पे अगर आप टैक्स बढ़ा दो, टैक्स बढ़ाने से क्या होगा? आप
कंज्यूम अब पहले से कम करोगे। भैया ये मार्कर है, ये चेयर है, जो भी चीज़ है उस पर अगर सरकार टैक्स बढ़ा देगी तो वो महंगी हो जाएगी, और जब वो महंगी हो जाएगी तो ऐसे में लोग डिमांड कम कर देंगे। लोगों की डिमांड कम होने से इकोनॉमिक बूम की सिचुएशन खत्म हो जाएगी, यानी वापस नॉर्मल इकोनॉमिक सिचुएशन हो जाएगी। तो इससे इकोनॉमी में क्या हो जाता है भैया, स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। जबकि इसके विपरीत अगेंस्ट में आप देखो स्लो डाउन का मतलब होता है मंदी। आर्थिक मंदी की दौर पे क्या करते हैं जी, डिमांड कम होती है, तो भैया डिमांड ज़्यादा करनी है तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देंगे और टैक्सेस को घटा देंगे, उल्टा करना है बस। तो ये दोनों मेजरमेंट्स होते हैं आपके फिस्कल मेजरमेंट्स, ठीक है जी। तो वो जो बताए थे वो मॉनेटरी मेजरमेंट्स थे, ये कौन से मेजरमेंट है, फिस्कल। दोनों का डिफरेंस भैया ध्यान रखना अपने दिमाग में कि भैया इसमें और उसमें कंफ्यूज मत होना कि आप इसमें ऑप्शन दे देगा आपको कि फिस्कल मेजर्स के थ्रू कैसे सरकार इन स्लो डाउन और बूम की सिचुएशन को टैकल करती है। तो भैया ये दोनों पॉइंट याद रखना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स। अगले पॉइंट पर चलते हैं जी, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि। समृद्धि ग्रोथ क्या होती है जी, ग्रोथ का मतलब होता है जब इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होता है जी, इकोनॉमी में ग्रोथ आती है। इसे ही हम कहते हैं भैया जीडीपी में ग्रोथ आना। अब जीडीपी में कैसे ग्रोथ लाएं, कैसे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस करें, इसके लिए भैया हमारे सामने दो तरीके होते हैं। पहला तरीका आपको मैं बताऊं तो टैक्स रिबेट्स। सरकार अगर टैक्स में छूट दे, किस में छूट दे भाई, टैक्स में। मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर में सरकार अभी तक 5 रुपए टैक्स लगा रही है, तो भैया सरकार क्या कर देगी, इसमें टैक्स रिबेट दे देगी। 5 रुपए टैक्स लगा रही है, सरकार ने 2 रुपए टैक्स कर दिया, तो इससे प्रोड्यूसर को भी फायदा होगा और कंज्यूमर को भी फायदा होगा। वो ज्यादा कंज्यूम करेंगे, वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला तरीका है टैक्स रिबेट। दूसरा तरीका क्या है जी, यहाँ पे दूसरा तरीका है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है जी, आधारिक संरचना, एक देश का बेस, इंफ्रास्ट्रक्चर। जितने देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है आपको, तो उसके लिए आपको इकोनॉमी में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। रोड्स, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आपके देश में अगर अच्छी होगी तो एक फॉरेन इन्वेस्टर आपके देश में अट्रैक्ट होगा और आपके देश में प्रोडक्शन करने की सोचेगा। इससे इकोनॉमी में ग्रोथ हो जाती है, ठीक है जी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका चाइना। चाइना ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड को दिखाया, कहा कि भैया हम आपके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट कर रहे हैं। सेज की उन्होंने वहां पे स्थापना करी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किए। इन जोन्स की खासियत क्या होती है भैया, ये आपको बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, बहुत मतलब मार्केट तक आपके पहुंच बनाते हैं, आपको चीप लेबर प्रोवाइड करते हैं। ऐसे जोन क्रिएट करने से कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर क्या होगा, आपके देश में अट्रैक्ट होगा और आपके देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा। तो इन दो तरीकों से भैया, टैक्स रिबेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से आप इकोनॉमी में ग्रोथ कर सकते हो। तो भाई ये सारी कहानी है आपकी गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स की। ये चारों ऑब्जेक्टिव आपको याद रखने हैं। एक ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ लेता है, रीजनल इनइक्वालिटीज को खत्म करना, कि 2 स्टेट्स है हमारे पंजाब और बिहार, उनमें जो रीजनल डिस्पैरिटीज है वो बहुत ज्यादा है। एक रिच स्टेट कहलाता है, एक पुअर स्टेट कहलाता है, तो इसको भी थोड़ा कम करना, ये भी एक सरकार का उद्देश्य होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चारों में से एक नए क्वेश्चन आएगा ही आएगा भैया, 110% आएगा। तो भाई इसको छोड़ना मत भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक रहेगी भाई। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो आज की सेवा समाप्त करने से पहले आपको एक ही बात बोलता हूं कि भैया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों तक इस चीज को पहुंचाएं। देखो भाई बहुत प्यार मिल रहा है, अलग अलग स्टेट से बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं पीडीएफ्स के लिए, हर चीज के लिए। तो काफी अच्छा लग रहा है कि भैया मेरी मदद से आप लोगों की भी एक हेल्प हो रही है। तो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, धन्यवाद आप सभी का, बाय।